चलो आज भी अब पढ़ रहे हैं थ्रोम्बोसिस। अब हम पढ़ रहे हैं थ्रोम्बोसिस। थ्रोम्बोसिस में क्या पढ़ना है वो बताता हूं। एक्चुअल में थ्रोम्बोसिस है क्या, इसे ये भी बोल सकते हैं कि जो अपने पास आर्टरीज वेन्स वगैरह होती है उनके अंदर क्या है, गंदगी जमा हो जाना। ऐसे नहीं समझोगे आप लोग। आपने देखा होगा हमारे घरों में पाइप वगैरह में पानी आता है, हमेशा कई सालों से आ रहा है, या किसी टैप वगैरह से हम पानी ले रहे हैं तो उसके अंदर आपने देखा कुछ समय बाद ग्रीन ग्रीन जो क्या है वहां पे ग्रीन एल्गी जमा हो जाती है। वहां पे क्या होती है, यह है हरित शैवाल टाइप के जमा हो जाते हैं, और वो क्या पाइप का धीरे धीरे डायमीटर क्या कम होता जाता है अंदर वाला। क्यों? उसके साइड में गंदगी सी जमा होती जाती है, हरे हरे से क्या है चारों तरफ से कवर कर लेता है। तो वो उसमें नहीं, ये हमारी लाइफ में भी है। हमारी लाइफ में क्या है, थ्रोम्बोसिस इसे ही कहते हैं। आर्टरी या वेन उसके अंदर वाली साइड में, आर्टरी या वेन उसके अंदर वाली साइड में क्या है, वसा वगैरह जमा हो जाए, वसा वगैरह में जमा हो जाए, वहां पर जमा होना शुरू हो जाए, वो थ्रोम्बोसिस कहलाएगा। नई बात समझ आई? पहले डायग्राम देखो उसके बाद स्टोरी सुनना। एक्चुअल में हुआ क्या, ये है अपनी नॉर्मल आर्टरी। ये मान ली हमने, क्या इस चीज को समझना, इसके बाद आगे अपने पास दो कॉन्सेप्ट आएंगे उसी से जुड़े हैं पूरे के पूरे। ये है अपनी आर्टरी, मैंने बना दी है। ये नॉर्मल बिल्कुल साफ सुथरी प्लेन सी है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये इसका है बाहर, ये देखो हमारे पास ये इसकी मोटाई है। हमने आज ही आज क्या हमने पढ़ा है कि हमारे पास आर्टरी क्या मोटी होती है, इसमें क्या है इसका डायमीटर अंदर का क्या होता है कम होता है, और ये इस प्रकार से मोटी सी होती है। ये देखो, ठीक है। अब क्या होता है, ये आर्टरी नॉर्मल है, इसके अंदर ब्लड फ्लो कर रहा है, कोई दिक्कत नहीं है। परंतु व्यक्ति क्या ज्यादा वसा युक्त भोजन को ग्रहण करता है, यानी फैटी एसिड खाता है, या हाई कार्बोहाइड्रेट्स जैसी चीजें, या क्या ये अमीनो एसिड जैसी चीजें, ये अगर ज्यादा खाएगा तो एक समय ऐसा आएगा जो हाई फैट या कोलेस्ट्रॉल, और छोड़ो हमें मेन मुद्दा इसके अंदर रहेगा फैट और कोलेस्ट्रॉल। क्यों? दूसरी चीजें कम इफेक्ट करती है। तो व्यक्ति ने ज्यादा फैट वाला भोजन खा रहा है, काफी समय से घी वगैरह ले रहा है, या हाई कोलेस्ट्रॉल फूड वो ले रहा है, तो वो क्या धीरे धीरे इसके अंदर यहां पर जमा होना शुरू हो जाएगा, यहां पे धीरे धीरे जमा होना शुरू हो जाएगा। अब ये जमा होता जाएगा, वो इसके अंदर फैट वगैरह जो है, ठीक है, फैटी एसिड के रूप में है, यहाँ पर कोलेस्ट्रॉल वगैरह जमा होते जाएंगे। तो जमा होते जाएंगे तो इसके अंदर होगा क्या, जो आर्टरी है या वेन है उसका इंटरनल डायमीटर कम होता जाएगा। भाई अगर किसी का डायमीटर कम कर दिया जाए या अंदर वाला गोला कम कर दिया जाए तो उसके अंदर कोई चीज गुजरेगी, पीछे से प्रेशर से आ रही तो वह हाई प्रेशर हो जाएगा अपने आप में। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, जिस प्रकार से जमा होता जाएगा तो व्यक्ति को क्या होगा, आगे पूर्ण रूप से ऑक्सीजन धीरे धीरे ब्लड फ्लो होना बंद हो जाएगा, इसमें से ब्लड क्या कम निकलना शुरू हो जाएगा। आगे क्या है निकलेगा तो भी हाई प्रेशर से निकलेगा। अब देखो कोई सी पतली चीज में से अगर हम पानी को गुजारें, पीछे से सेम प्रेशर है, आगे हम पतली चीज लगा दें तो वो क्या होगा, प्रेशर तेज हो जाएगा ना, यानी लंबी दूरी तक जाएगा। तो इसमें से जब गुजरेगा, इस प्रकार से जमा हो रहा है, तो व्यक्ति को सीने में दर्द वगैरह या सीने में जलन वगैरह होनी शुरू हो जाती है। इससे बोलते हैं एंजाइना डिजीज, हार्ट की। उसे क्या बोलते हैं, हार्ट में क्या बोलते हैं, एंजाइना डिजीज, जो हार्ट अटैक वगैरह लाने के काम आती है। ठीक है, पर तो हम तो सबकी बात कर रहे हैं। तो इससे क्या होगा, प्रेशर होना, उस जगह क्या पेन होना शुरू हो जाएगा। अब व्यक्ति ने कंट्रोल नहीं किया अपने खाने पे, धीरे धीरे ये पूर्ण रूप से क्या इतना जमा हो जाएगा कि इसके अंदर से ब्लड निकलेगा ही नहीं, या निकलेगा तो बहुत एक पतला, पहले तो कहां इतना निकलता था, अब एक पतली सी धार सी निकल रही है इस प्रकार से। तो यहां पीछे ब्लड क्या हो जाएगा, बोझा इकट्ठा हो जाएगा। तो ये इस प्रकार से जमा होना, ये क्या होता है, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। इस प्रकार से जमा होना क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। ये इनके अंदर क्या जमा हो जाता है, ये क्या कहलाता है, थ्रोम्बोसिस कहलाता है। और इसकी वजह से आगे ब्लड को जगह न मिल पाए तो पीछे हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है, पीछे बहुत ज्यादा हाई प्रेशर जनरेट हो जाता है। तो पीछे की साइड इस थ्रोम्बोसिस वगैरह जहां भी ये लगेगा, वहां उससे पीछे वाली साइड में क्या होता है, आर्टरी या वेन फट जाती है। भाई अगर एक बात बताओ, पानी की पाइप है, पीछे आपने मोटर चला रखी, आगे पानी की पाइप लगा रखी पतली, प्रेशर बहुत लगा, आपने आगे से ही बंद कर दी उसको, तो होगा क्या, या तो पाइप फट जाएगी या मोटर के पास से निकल जाएगी। सेम काम इसमें भी होता है। भाई तो भाई आगे ब्लड को जाने के लिए जगह नहीं मिलेगी तो होगा क्या, पीछे से फट जाएगी। उससे कई सारी डिजीज होती है, उनके बारे में भी बात करने वाले हैं हम लोग।
ये होता है अपने पास जमा होना, ये इस प्रकार से प्लाक, इसे बोलते हैं प्लाक, प्लाक जमा हो जाता है। इसे क्या बोलते हैं? प्लाक जमा होना। ये हो जाता है प्लाक जमा होना, ये थ्रोम्बोसिस कहलाता है। अब क्या है, आपने नाम सुना होगा स्टंट। जब मोदी जी आए थे ना 2014 में, 2015 में, तो उस दौरान क्या स्टंट नाम चलता था, स्टंट का स्टंट। स्टंट क्या होता है? एक्चुअली मेटल का बना हुआ रिंग, छल्ले होते हैं। क्या होते हैं? गोल गोल छल्ले होते हैं, रिंग होते हैं। जहां भी इस प्रकार की चीज जमा हो जाती है, वहां क्या है, उन छल्लों को ले जाकर के इसको क्लीन करके वहां वो छल्ले डाल दिए जाते हैं। कहते हैं ना छल्ले डले हुए हैं, कुछ देसी आदमी भी देख रहे होंगे, ठीक है, तो उन्होंने देखा वो छल्ले डले हैं। कुछ इंग्लिश मीडियम वाले लोग भी देख रहे होंगे, शहरी लोग, तो उनको ये है कि इसमें रिंग डली हुई है, रिंग स्टंट, तो वो यही होता है। इस प्रकार का मेटल होता है, उसको क्या है यहां तक पहुंचा करके इसके अंदर क्या है, जहां ये जमा है वहां उसको मेटल को डाल दिया जाएगा, और ये क्या होता है, ओपन होता है, और फिर वो यहां पे जमा होकर के क्या करेगा, इससे आर पार निकलता जाएगा, व्यक्ति की नॉर्मल सिचुएशन हो जाएगी। तो स्टोरी समझे आप? थ्रोम्बोसिस क्या है? ज़्यादा वसा युक्त भोजन खाने से या हाई कोलेस्ट्रॉल फूड खाने से व्यक्ति के क्या होता है, और उतनी उसका यूज़ ना कर पाना, कंजप्शन ना कर पाना, एक्सरसाइज ना कर पाने से वो धीरे धीरे क्या होती है, ब्लड वेसल्स के अंदर जमा होना शुरू हो जाता है, जिससे ब्लड का प्रेशर दिन पर दिन बढ़ता रहता है। एक समय ऐसा आता है कि वो पूर्ण रूप से उस ब्लड वेसल को ब्लॉक कर देता है, ठीक है, जिससे क्या है, वो पीछे इसके अंदर क्या है, नाड़ी वगैरह फट जाती है, उससे तरह तरह की डिजीज होती है, उनके बारे में भी हम बात करने वाले हैं। तो ये था थ्रोम्बोसिस। चलो अब हम पढ़ते हैं थ्रोम्बोसिस के अंदर। सिंपल इसकी थ्रोम्बोसिस की हमने डेफिनेशन पढ़ ली है, थ्रोम्बोसिस क्या है। अब थ्रोम्बोसिस जो पढ़ेंगे हम दो आर्टरीज के अंदर पढ़ेंगे, खासकर थ्रोम्बोसिस पढ़ेंगे दो आर्टरीज के अंदर, दो धमनियों के अंदर पढ़ेंगे। एक पढ़ेंगे थ्रोम्बोसिस को हम लोग पढ़ेंगे कोरोनरी आर्टरी के अंदर, और दूसरा थ्रोम्बोसिस जो हम पढ़ेंगे वो पढ़ेंगे सेरेब्रम आर्टरी में। इन दो में मेनली पढ़ा जाता है। देखो किसी भी आर्टरी में भी हो सकता है थ्रोम्बोसिस, कोई बड़ी बात नहीं है, पर तो हम इन दो के बारे में पढ़ेंगे। अब क्या है, जो आपके नोट्स बनाए आपने, जो हार्ट का डायग्राम बनाया था उसके पास स्पेसिफिकेशन लिखी थी हम लोगों ने, हार्ट का साइज ये है, फिस्ट आकार है, लब डब साउंड आती है, वहां जाकर एक पॉइंट और लिख लें, जो हार्ट है उसको ऑक्सीजनेटेड ब्लड, यानी हार्ट को ऑक्सीकृत जो है रक्त, वो क्या कोरोनरी आर्टरी से मिलता है, कोरोनरी आर्टरी से मिलता है। और ये हम ब्रेन में देखेंगे इसको, तो कोरोनरी आर्टरी से हार्ट को क्या ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता है। अब देखो क्या होता है, हार्ट मोटर की तरह काम करता है। मोटर को ये मतलब नहीं है कि उसमें से पानी गुजारा जा रहा है या उसमें से दूध गुजारा जा रहा है, उसे मतलब ये है कि उसे चाहिए इलेक्ट्रिक पावर, उसे चाहिए इलेक्ट्रिक पावर या इलेक्ट्रिसिटी चाहिए उसे। जब उसे इलेक्ट्रिसिटी मिलेगी तो चलेगी, अदरवाइज वो नहीं चलेगी। उसी प्रकार से हार्ट को भी कोई मतलब नहीं है उसमें से CO2 जनित ब्लड घूम रहा है या O2 जनित ब्लड घूम रहा है, ऑक्सीजनेटेड या डीऑक्सीजनेटेड से कोई मतलब नहीं है। हार्ट तब तक चलता रहेगा जब तक उसे कोरोनरी आर्टरी से ब्लड मिलता रहे, वो भी कैसा, ऑक्सीजनेटेड, ऑक्सीजनेटेड ब्लड मिलता रहे। अब क्या ये वाला जो हमने थ्रोम्बोसिस पढ़ा था, यानी प्लाक जमना, यही क्या कोरोनरी आर्टरी, जो किससे, ये हमारे पास है हार्ट से, ये किससे जुड़ी हुई है, हार्ट से। जब क्या जो कोरोनरी आर्टरी है उसके अंदर प्लाक जमना शुरू हो जाए, और ये प्लाक जमते जमते इनका साइज कम होता शुरू होता है, तो इसके अंदर से क्या ब्लड कम फ्लो करेगा, यानी हार्ट के पास ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जाएगा। यानी जिस प्रकार से मोटर के पास इलेक्ट्रिसिटी कम जाए, उसी प्रकार से हार्ट के पास चार्ज होने के लिए, चलने के लिए ऑक्सीजनेटेड ब्लड कम जा रहा है, तो सीने में दर्द होना शुरू हो जाता है, यानी हृदय को ऑक्सीजन कम मिल रही है। ऑक्सीजन कम क्यों मिल रही है, क्योंकि ब्लड कम मिल रहा है। तो ब्लड और ऑक्सीजन का क्या रिलेशन है, तो जी ब्लड ही तो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाती है, ब्लड ही तो ऑक्सीजन को कैरी करके ले जाता है, तो ब्लड कम मिलेगा तो ऑक्सीजन ही कम मिलेगी, तो इस डिजीज को बोलते हैं एंजिना डिजीज। अब ये प्लाक क्या है, इस प्रकार से जमते जमते पूरी तरह ब्लॉक हो जाए, तो और ये आर्टरी फट जाए, कोरोनरी आर्टरी फट जाए, तो इसे बोलते हैं हार्ट अटैक। हृदय काम करना बंद कर देता है।
यानी कॉर्नरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस की फर्स्ट स्टेज है तो क्या होगा, एंजीना, सीने में दर्द होना शुरू हो जाएगा, उसे पसीने वगैरह आने शुरू हो जाएंगे। परंतु जब ये पूर्ण रूप से प्लाक जमा हो जाएगा, बंद हो जाएगा, तो व्यक्ति को हो जाएगा हार्ट अटैक। तो ये क्या है, हम बात कर चुके हैं कॉर्नरी आर्टरी में थ्रोम्बोसिस जमा होने से क्या है, हार्ट अटैक होता है। तो सेरेब्रम आर्टरी का काम क्या है? सेरेब्रम आर्टरी का रिलेशन है ब्रेन से, दिमाग से, इसका रिलेशन है दिमाग से। तो ये क्या करती है, ब्रेन को ऑक्सीजनेटेड ब्लड देती है। दिमाग को सबसे ज्यादा ऑक्सीजन चाहिए, पूरी ऑक्सीजन की 20% ऑक्सीजन ब्रेन यूज करता है। तो जब क्या है, इसके अंदर ये प्लाक जमना शुरू होगा इस प्रकार से, तो ब्रेन के पास ब्लड कम जाएगा तो ऑक्सीजन कम पहुंचेगी, तो व्यक्ति बार बार मूर्छित होना शुरू हो जाएगा, यानी व्यक्ति बार बार बेहोश होना शुरू हो जाएगा। और जब ये पूर्ण रूप से ब्लॉक हो जाएगा तो ये सेरेब्रम आर्टरी जब फट जाएगी तो ब्रेन काम करना बंद कर देगा, इसे बोलते हैं ब्रेन हैमरेज, इसे बोलते हैं ब्रेन हैमरेज, और सीधी भाषा में बोलते हैं दिमाग की नाड़ी फटना, इसे बोलते हैं ब्रेन हैमरेज, और सीधी भाषा में बोलते हैं दिमाग की नाड़ी फटना। यानी सेरेब्रम आर्टरी में प्लाक जमा होने से, थ्रोम्बोसिस बनने से क्या वो फट चुकी है और उस व्यक्ति को ब्रेन हैमरेज हो गया। इससे व्यक्ति को होगा क्या, उसकी याददाश्त जा सकती है, याददाश्त कमजोर हो सकती है, व्यक्ति कोमा में जा सकता है, व्यक्ति को लकवा हो सकता है, ये इतने सारे काम हो सकते हैं। ठीक है, पैरालिसिस हो सकता है, लकवा नहीं पैरालिसिस हो सकता है। तो ये क्या कहलाएगा थ्रोम्बोसिस में, ये क्या सेरेब्रम आर्टरी से। और अब क्या है, थ्रोम्बोसिस से तीसरी अगर हम बात करें, तीसरा हम बात करते हैं, इनको छोड़ करके पैरालिसिस भी हो सकता है। पैरालिसिस इसे नहीं बोलते, कोई बोले कि ब्रेन काम करना छोड़ दे उसे ही पैरालिसिस बोलते हैं, आधा अंग रह जाए उसे ही पैरालिसिस बोलते हैं, कोई बोले कि पैरालिसिस के अंदर दिमाग काम नहीं करता है, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। देखो क्या है कि आपने देखे भी होंगे कि जो लोग क्या है, कई बार पैरालिसिस हो जाते हैं, उनके आधा अंग रुक भी जाते हैं, आधे अंग काम करने बंद कर देते, तो भी दिमाग बहुत सही चलता है। ये डिपेंड, दिमाग काम करना कब बंद करेगा, जब सेरेब्रम आर्टरी फट जाएगी। अगर और कोई आर्टरी या कोई धमनी ब्लॉक हो जाए, जैसे इस उंगली में ही ब्लड जाने वाली धमनी ब्लॉक हो जाए, तो आगे ये उंगली काम करना बंद कर देगी। इस उंगली के क्या गर्म, चाहे आप इसमें चिमटे लगाइए, चाहे इसको गर्म पानी में डाल दिए, गर्म किसी क्या सरफेस से टच कीजिए, इस पे इफेक्ट नहीं पड़ेगा, क्योंकि इसका सेंस खत्म हो चुका है जो ब्रेन से जुड़ा होता है। ठीक है, तो इसे क्या बोलेंगे, इसे भी पैरालिसिस ही बोला जाता है। इतना हाथ रुक जाए उसे ही पैरालिसिस बोला जाता है, पूरी बॉडी रुक जाए उसे भी पैरालिसिस बोला जाता है। पैरालिसिस की कोई डेफिनेशन नहीं है कि इतना ये पार्ट है। पैरालिसिस का मतलब सिर्फ और सिर्फ यही है, किसी ऑर्गन तक, किसी ऑर्गन का काम करना बंद कर देना, उसका ब्रेन से क्या कनेक्शन हट जाना, ये हमारे पास पैरालिसिस की डेफिनेशन में भी रहता है। ठीक है, तो इससे क्या पैरालिसिस भी हो जाता है, अगर कोई पर्टिकुलर आर्टरी या वेन का पांव, हाथ पांव किसी की भी रुक जाए, जिसमें क्या ब्लड फ्लो करता है और जिससे उसे ऑक्सीजन जाना रुक जाए, तो वो पैरालिसिस ही कहलाएगा। ये जरूरी नहीं है कि उंगली वाला पैरालिसिस नहीं कहलाएगा, ईच एंड एवरी ऑर्गन में पैरालिसिस कहलाएगा वो। ठीक है, थ्रोम्बोसिस के दोनों नोट करो, फिर आगे बात करते हैं। चलो, अपने पास ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ कंप्लीट, ब्लड सर्कुलेटरी सिस्टम हुआ कंप्लीट। अब अपने पास आज का लिम्फेटिक सर्कुलेटरी सिस्टम, यानी लसिका परिसंचरण तंत्र। धन्यवाद, आप लोगों ने इतने समय तक लसिका का वेट किया, तो अब आपको पूरा डिटेल में ही समझाया जाएगा लसिका को। कॉपी पेन साइड में कर दो, पूरा कंसंट्रेशन के साथ देखना लिम्फ होता क्या, लसिका होता क्या। अब तक हमने ये बात पढ़ी है कि जो एक आर्टरी होती है, एक आर्टरी और एक वेन, यानी एक धमनी और एक सिरा, ये क्या है, एक धमनी है, और इधर वाली साइड में मैं क्या करता हूं, एक सिरा ले लेता हूं, यानी वेन। ये जो दोनों कनेक्टेड होती है, किसके द्वारा होती है बता दीजिए फटाफट, बस सोच के, जब तक मैं डायग्राम बना रहा हूं। ये है हमारे पास सिरा, यानी ये है आर्टरी, आर्टरी, और ये है वेन, यानी एक धमनी और एक सिरा जो एक दूसरे से जुड़ी होती है, वो किसके द्वारा जुड़ी होती है, कैपिलरी के द्वारा। किसके द्वारा, कैपिलरी के द्वारा, यानी केशिका के द्वारा जुड़ी होती है। ये बताया था आपको ब्लड वेसल्स में, जब कैपिलरी की डेफिनेशन बता रहा था उस दौरान। यस या नो, है ना? ठीक है, अब ये कैपिलरी, ये भी बताया था कि कैपिलरी होती है एक
सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, कैपिलरी होती है एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन होती है, यानी अर्धपारगम्य झिल्ली होती है। इससे छोटे छोटे पदार्थ इसके अंदर, इससे अंदर बाहर या आर पार हो सकते हैं। ये क्या, सेमी परमिएबल अर्धपारगम्य झिल्ली की डेफिनेशन सीधी भाषा में। अब लिम्फ क्या होता है, अब मैं यहां से धमनी हटा रहा हूं ये नाम, और ऊपर से आर्टरी भी हटाऊंगा। बाद में आप लोग यहां पे धमनी और आर्टरी लिख लेना, जो कुछ भी लिखना है समझाने के लिए मैंने बता दिया, और इसको नोट भी कर लेना उसी प्रकार से। अब एक्चुअल में क्या होता है, ये है अपनी आर्टरी, यहां लिख देता हूं, ये है अपनी आर्टरी, यानी यहां है धमनी, और ये है अपनी वेन, ये है सिरा। यानी हमारी जो धमनियां और आर्टरीज है वो हमें डायरेक्ट बाहर दिखाई नहीं देती, इनके बाहर चारों ओर क्या होते हैं, टिश्यू लगे होते हैं, या चमड़ी वगैरह, स्किन वगैरह लगी थी, किससे, टिश्यू वगैरह, यही तो है हमारे पास। तो इसके क्या है, इस प्रकार से ये टिश्यू लगे हैं, मैं इसको मान लेता हूं कि अपने पास ये टिश्यू के अंदर है, इस प्रकार से ये है टिश्यू, टिश्यू यानी उत्तक या चमड़ी मान लो एक टाइम के लिए। तो यानी जो सिराएं वगैरह होती है अपने पास है, या धमनियां, जो भी हमारे पास क्या है, नलिकाएं होती है शरीर के अंदर, जो नलिकाएं होती है वो क्या है, इन कैट टिश्यू के अंदर या चमड़ी के अंदर रहती है। तो देखो जो नलिका है यहां पर, इसके अंदर, मेरे अंदर वाली साइड में, और उसके चारों ओर चमड़ी लगी हुई है, स्किन लगी हुई है, तो इनके बीच में उस नलिका और ऊपर से जो स्किन लगाई जा रही है उनके बीच में कोई हल्का सा गैप होता है, छोटे से क्या गैप होता है, छोटा, थोड़ा थोड़ा कम अंतर होता है, थोड़ी थोड़ी जगह बची पड़ी रहती है। ये इस प्रकार से, जो मैंने क्या इस प्रकार छोड़ दी, ये अपने पास टिश्यू हो गए, और ये अंदर क्या आर्टरी और वेन होगी, इनके बीच में जगह पड़ी रहती है इसमें। अब देखो हमने बात की थी कि भोजन, डाइजेस्टिव सिस्टम में हमने बात की थी कि भोजन पचने के बाद अवशोषित हो जाता है। तो जैसे छोटे मॉलिक्यूल होते हैं ना, जैसे ग्लूकोज, हम बात करें किसकी, ग्लूकोज की, ठीक है, जो क्या हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स का अंतिम रूप है। ये क्या होता है, पाचित होकर के डायरेक्ट आर्टरीज वगैरह के अंदर एंट्री मार जाता है। ये आर्टरीज और वेन के अपने अंदर एंट्री मरवा लेती है। परंतु कुछ मोटे पदार्थ, मोटे कण रह जाते हैं। मोटे कण कौन से होते हैं, फैट किस में डाइजेस्ट होता है, फैटी एसिड में। फैट किस में डाइजेस्ट होता है, फैटी एसिड में होता है। किसमें, फैटी एसिड में। वो होते हैं मोटा, ग्लूकोज से थोड़ा मोटा होता है डाइजेस्ट होने के बाद भी। तो जिस प्रकार से कुछ यहां पर मॉलिक्यूल मोटे, जो बड़े मॉलिक्यूल होते हैं, जो अवशोषित, डाइजेशन के बाद अवशोषित नहीं हो पाते, यानी आफ्टर डाइजेशन है अब्जॉर्प्शन उनका नहीं हो पाता डायरेक्ट आर्टरी या वेन के द्वारा, डायरेक्ट आर्टरी या वेन के द्वारा, बिकॉज उनका साइज क्या होता है, बड़ा होता है। तो वो क्या करते हैं, इन जो गैप है इनके बीच में, टिश्यू और आर्टरी वेन के बीच में गैप है, यहां पड़े रहते हैं। फैटी एसिड हो गया, अमीनो एसिड, कौन से पड़े रहते हैं, ये अपने पास क्या है, फैटी एसिड यानी वशीय अम्ल। और कौन सा अपने पास, अमीनो एसिड भी मोटे होते हैं इसके कण भी, अमीनो एसिड ये। और कुछ मात्रा में क्या है, स्किन के अंदर से, टिश्यू से क्या, पानी आ जाता है। पानी भी क्या होता है, टिश्यू, हमारी स्किन को ना जब जरूरत होती है ना, तो हम इस जगह से पानी ले लेते हैं, और जब हमारी बॉडी के अंदर या स्किन के अंदर पानी ज्यादा हो जाता है, कुछ वो बाहर छोड़ देती है, कुछ क्या अंदर की तरफ छोड़ देती है। तो कुछ मात्रा में यहां पर क्या होता है, पानी भी होता है, H2O। तो यहां क्या क्या पाया जाता है, किसके बीच में, आर्टरी वेन्स जो जुड़ी हुई है, इनके यहां से लेकर के इनके और टिश्यू के बीच में क्या क्या पाया जाता है, फैटी एसिड, अमीनो एसिड और जल। अब इसमें से बह रहा है ब्लड, इनमें से इस प्रकार से होके जा रहा है ब्लड। सुनते रहना पहले, ब्लड जा रहा है, तो ब्लड के अंदर एक सबसे छोटी WBC पढ़ी थी हमने, लिम्फोसाइट्स। क्या पढ़ी थी, लिम्फोसाइट्स। उनका साइज इतना ज्यादा छोटा होता है कि जब इनमें आर्टरी और वेन में से ब्लड प्रेशर से गुजरता है, तो कैपिलरी जो अर्धपारगम्य है, सेमी परमिएबल है, तो उसमें से क्या, लिम्फोसाइट्स निकल करके यहां पर आ जाते हैं। क्या निकल करके आ जाते हैं, लिम्फोसाइट, लिम्फोसाइट्स। ये है क्या, लिम्फोसाइट्स। लिम्फोसाइट्स क्या है, लिम्फोसाइट्स हमारे पास WBC है, जो क्या बैक्टीरिया वगैरह को किल करने का काम करती है, ब्लैक कैट कमांडो कहलाती है। अगर याद हो तो आप लोगों को, ब्लड में ही पढ़ा है, इसी चैप्टर, इसी हमारे पास सर्कुलेटरी सिस्टम के अंदर, इसी चैप्टर में पढ़ा हम लोगों ने इस चीज को, ठीक है। तो क्या, लिम्फोसाइट हमने पढ़ा था, सबसे स्मॉल होती है साइज में। मैंने बोला लिम्फोसाइट को याद रखना, उसकी जरूरत आ चुकी है। लिम्फोसाइट साइज में सबसे स्मॉल होती है। तो यहां फैटी एसिड, अमीनो एसिड, H2O, लिम्फोसाइट, ये सब चीजें यहां पर इकट्ठी हो जाती है, मिक्स होकर के। इन सब चीजों के मिक्सअप को बोलते हैं लिम्फ।
यहां से बोलते हैं LYMPH, लिम्फ यानी लसिका। इसे बोला जाता है लिम्फ यानी लसिका। नाम कैसे पड़ा? लिम्फोसाइट की अधिकता होने के कारण और प्रमुखता होने के कारण, यानी लिम्फोसाइट की एक तो मात्रा ज्यादा हो और ज्यादा हो ना हो, उसके साथ साथ इसकी प्रमुखता इसकी यह है कि ये बैक्टीरियाज वगैरह को किल करने में बहुत काम आती है, तो अंदर नहीं घुसने देगी, यहां से सुरक्षा का काम भी करेगी ये। तो जो ये मिक्स होकर के जो पदार्थ पड़ा होता है इसे बोला जाता है लिम्फ, इसे ही बोला जाता है लसिका। तो अब मैं वन बाय वन बताता हूं। अगर आपसे पूछे लसिका कहां पाई जाती है, तो लसिका ब्लड वेसल्स यानी रक्त नलिकाओं व ऊतकों के बीच यानी टिश्यू के बीच रिक्त स्थानों में पाई जाती है। कहां? ब्लड वेसल्स, कौन सी? ये रही ब्लड वेसल्स और टिश्यू, इनके बीच में ब्लैंक स्पेस में क्या है? लिम्फ पाई जाती है। हिंदी वालों के लिए रक्त नलिकाओं व ऊतकों के बीच में रिक्त स्थानों में पाया जाने वाला पदार्थ क्या कहलाएगा? लसिका कहलाएगा। क्या कहलाएगा? लिम्फ कहलाता है। लिम्फ क्यों कहलाता है? क्योंकि उसके अंदर लिम्फोसाइट्स, जो सबसे छोटी WBC होती है, उसके अंदर प्रेजेंट होती है। अब पूरी स्टोरी को फिर से रिपीट कर देता हूं। ये अपने पास आर्टरी और वेन, इसको कनेक्ट कौन करते हैं? किसके द्वारा? कैपिलरीज के द्वारा कनेक्ट होती है और ये अर्धपरागम्य होती है। जब इसमें से ब्लड गुजरता है तो छोटे मॉलिक्यूल इससे बाहर निकल जाएंगे, कुछ मात्रा में H2O निकल जाता है, जल निकल जाता है और लिम्फोसाइट निकल जाती है। बाकी RBC जैसी चीजें, ये प्रोटीन जैसी चीजें, ये बड़ी होती है, ये इसमें से नहीं आर पार हो पाती। ठीक है। और इसमें क्या होता है, जब यहां से भोजन क्या है डायरेक्ट आर्टरीज वगैरह में नहीं जा पाया था, अवशोषित नहीं कर पाया था, तो उनका जो भोजन में क्या फैट का जो फैटी एसिड बनकर के जो पाचन होकर के ग्लिसरॉल बन के पड़ा था, विटामिन जो हमारे पास प्रोटीन है उसका अमीनो एसिड नामक जो चीजें बन के फाइनल जो ब्रेक डाउन होकर पड़ा था H2O, ये सब चीजें मिलकर के यहां पर जमा होती रहती है और ये कहलाती है लिम्फ। ये क्या कहलाती है? लिम्फ। ये कहलाती है लसिका। इन्हें कहा जाता है लसिका। यहां तक बात क्लियर हुई सबको कि लिम्फ क्या है? यहां तक बात क्लियर हुई? अगर ये पूछे लिम्फ किसका कंपोजिशन है? फैटी एसिड, अमीनो एसिड, H2O, लिम्फोसाइट्स, इनका क्या है हमारे पास कंपोजिशन, इन सबको मिलाकर के जो बनती है लिम्फ बनती है। और यह एक रंगहीन पदार्थ है। कैसा है? यह एक रंगहीन पदार्थ है, इसका कोई कलर नहीं होता। इसकी आपको एक बात बताऊं, बहुत गजब। कभी आपको हल्की सी खरोंच लगी होगी, ऊपर वाली स्किन हट गई होगी, तो उसके 1 या 2 मिनट आपको यहां पे व्हाइट सा पानी नजर आया होगा। कई बार लगी है चोट, तो क्या है, यहां से हटने के बाद व्हाइट सा पानी सा नजर आता है। ठीक है, वो क्या होती है? वो लिम्फ होती है। व्हाइट सा जो पानी होता है वो क्या होती है? लिम्फ होती है। फिर हवा वगैरह लग करके उस पर क्या है, वो अपने पास है, उसके बाद पीला पीला सा बन जाता है। तो इस वजह से कई जगह लिखा होता है कि लिम्फ का कलर येलो होता है, परंतु लिम्फ का कोई कलर ही नहीं होता है। लिम्फ क्या क्या? कलरलेस है। लसिका क्या है? कलरलेस है। अब मोस्ट इंपॉर्टेंट बात, ब्लड जो फ्लो करता है वो तो हार्ट के पंप करने से करता है, तो लिम्फ कैसे करती है भाई? ब्लड जो फ्लो करता है वो तो हार्ट के पंप करने से करता है, तो लिम्फ कैसे फ्लो करती है? लिम्फ फ्लो करती है हमारे क्या है, जो मसल्स एक्सरसाइज वगैरह करते हैं हम लोग, इस प्रकार जैसे कि हमने ये किया, तो यहां जो लिम्फ जमा हो रखी थी वो क्या कर रही थी? हार्ट की तरफ बढ़ना शुरू होगी इस प्रकार से। तो ये क्या है? जब मांसपेशियों में संकुचन और शीतलन होता है, किसमें? जब मसल्स में सिस्टोल और डायस्टोल होता है, या हमारे पास कंस्ट्रक्शन और रिलैक्सेशन होता है, तो उसमें क्या होता है? उस दौरान क्या होता है? लिम्फ मूव करती है। लिम्फ में क्या है? गति आती है। किससे? मांसपेशियों के संकुचन और शीतलन से। ठीक है, परंतु ब्लड जी हार्ट के पंप करने से और इसके साथ साथ जो ब्लड वेसल्स है उनमें सिस्टोल और डायस्टोल होने से या उनके संकुचित और शीतलित होने से ब्लड फ्लो करता है, परंतु लिम्फ मसल्स के क्या है? संकुचित और शीतलन होने से करती है। यहां तक बात क्लियर हुई सबको? ठीक है। अब जो क्या है, एक बात और है, ये चलो डिफरेंस में इसके बाद आगे लिखाऊंगा, पहले मैं आपको थोड़ा सा लिम्फ को लिखवा देता हूं। इसमें थोड़ा सा लिखवाना पड़ेगा, वरना क्या है कि आपको कहीं होच पोच ना हो गए। तो सामने बना हुआ डायग्राम भी देख लेना, पहले लिखना शुरू कर लो फटाफट। लिखिए इसके अंदर लिम्फ, लसिका क्या है इसमें लिखिए। लसिका क्या है? लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है। लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है। इंग्लिश वाले लिखिए, इट इज ए कलरलेस लिक्विड, इट इज ए कलरलेस लिक्विड विच इज फ्लो
इन बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स, विच इज फ्लो इन बिटवीन टिश्यू एंड ब्लड वेसल्स। हिंदी वाले लिखिए, लसिका एक रंगहीन तरल पदार्थ है जो रक्त नलिकाओं व ऊतकों के बीच रिक्त स्थानों में पाया जाता है। जो रक्त नलिकाओं व ऊतकों के बीच रिक्त स्थानों में पाया जाता है, ये क्या है? लिम्फ है। ठीक है, यहां तक बात बता दी। आगे लिखिए, लिम्फ कंपोजिशन यानी लसिका का संगठन। तो इसमें क्या क्या पाया जाता है? फैटी एसिड, इंग्लिश हिंदी वाले कॉमन लिख लीजिए, फैटी एसिड, अमीनो एसिड, H2O एंड लिम्फोसाइट्स। फैटी एसिड, अमीनो एसिड, H2O एंड लिम्फोसाइट। ठीक है, और वो स्टोरी तो आपको पता चली गई है कि फैटी एसिड, अमीनो एसिड ये डायरेक्ट क्या एंटर नहीं कर पाते हैं उसके अंदर, तो ये क्या लिम्फ बना करके क्या है ब्लड में एंट्री मारते हैं, हार्ट के अंदर एंट्री मारते हैं। तो आगे अगर हम बात करते हैं, चलो आगे हमारे पास क्या है, अब हम इनमें डिफरेंस देखेंगे, इनके अंदर डिफरेंस क्या है, जो मेन डिफरेंस आता है वो बात करते हैं। अब ये एंट्री कैसे मारेंगे वो देखो। अब क्या है, ये यहां से डायरेक्ट तो इनमें एंट्री मारेंगे नहीं। अब ये क्या करेंगे, जब क्या हम बॉडी को हिलाएंगे, डुलाएंगे, एक्सरसाइज करेंगे तो हमारी बॉडी मसल्स में क्या है, थोड़ा खिंचाव, तनाव आता है। ठीक है, रिलैक्स होती, खिंचती है, तो ये मूव करती जाती है। और हार्ट के पास हमने एक नाम पढ़ा, एक जगह देखा होगा, वेना केवा थी, सुपर वेना केवा और इंफीरियर वेना केवा। उनके पास बड़ा सा होल होता है, वहां जाकर के ये ब्लड में मिक्स हो जाती है और उसके बाद हार्ट में एंट्री मार जाती है। उसके बाद क्या करती है, हार्ट में एंट्री मार जाती है। तो ये देखो फैटी एसिड, एक आपको बहुत गजब बात बताता हूं, आप लिंक करके देखना। ये देखो फैटी एसिड, फैटी एसिड किसका हमारे पास ब्रेकडाउन होकर बना है? फैट से। तो क्या होता है, अगर व्यक्ति लंबे समय तक एक्सरसाइज वगैरह न करे तो उसका वेट बढ़ना शुरू होता है, पेट वगैरह या बॉडी में क्या है, साइड में मोटा होना शुरू होता है। तो इसका कारण यही है। अब देखो भी, आप एक्सरसाइज नहीं करोगे इस प्रकार से तो जो लिम्फ जमा हो रखा है वो जाएगा नहीं, और लिम्फ में है क्या, फैटी एसिड है। अगर वो यहाँ पे जमा ही रहेगा लिम्फ, तो धीरे धीरे वो क्या वापस से फैट में कन्वर्ट हो जाएगा और वो क्या होगा, फैट के रूप में काम करना शुरू कर देगा और आपको क्या होगा, मोटापा होना शुरू हो जाएगा फिर से। तो इसलिए क्या है, एक्सरसाइज करनी चाहिए जिससे ईच एंड एवरी पार्ट बॉडी का एक बार थोड़ा थोड़ा हिल जाए, तो उसके अंदर जो लिम्फ वगैरह है वो क्या मूव करके ब्लड के अंदर सर्कुलेट करने शुरू कर दे। अब ये लोग मोटे हो जाते हैं और इनके अंदर क्या कमियां बहुत हो जाती है। कैसे? इनके अंदर फैट तो आ जाता है, परंतु एक्चुअली इन्हें अमीनो एसिड, जो प्रोटीन है, प्रोटीन की कमी होती है। क्यों? प्रोटीन तो यही लिम्फ में ही पड़ा है, जब वो ब्लड में नहीं जाएगा तो उसे मिलेगा कैसे? ब्लड में जाने के बाद ही तो पावर में कन्वर्ट होगा, लिम्फ में पड़ा थोड़ा ही रहेगा। तो इसलिए इस चीज का ध्यान रखें। एक चीज और, जो लिम्फ है ये हमारे पास सिक्योरिटी गार्ड भी कहलाती है बॉडी का। लिम्फ क्या है? सिक्योरिटी गार्ड भी कहलाती है बॉडी का। कैसे? लिम्फ में लिम्फोसाइट है, लिम्फ में क्या है, लिम्फोसाइट है। तो कोई भी बैक्टीरिया वगैरह कुछ भी होते हैं तो उसे लिम्फ क्या कर देती है, मार देती है, किल करने का काम करती है। ठीक है, अकेला WBC नाम ही नहीं था, लिम्फ जो है, लसिका जो है, ये भी हमारे पास सुरक्षा तंत्र में काम करती है। अब आपने ये नोट कर लिया होगा, डायग्राम वगैरह बना लिया होगा। ठीक है, फिर एक बार हट जाता हूं, इसको 1 सेकंड के लिए पॉज करके आप लोग बना ले। अगर नहीं बनाया तो स्टोरी समझ आ गई होगी, अगर नहीं आई है तो दोबारा से एक बार कर लें आप। अब हम करते हैं ब्लड एंड लिम्फ में डिफरेंस फाइंड करते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है कि ब्लड और लिम्फ में क्या डिफरेंस है, यानी रक्त और लसिका में क्या डिफरेंस है। अब पता चल गया लिम्फ कहां से नाम आया, क्या है क्या नहीं है। अगर समझ नहीं आया तो एक बार पीछे से दोबारा से देख लें, एक दो बार। ब्लड क्या करता है, बोथ डायरेक्शन में फ्लो करता है, बोथ डायरेक्शन में मूव करता है। ये बोथ डायरेक्शन क्या है, अभी दोनों डायरेक्शन क्या है ये बताइए। ठीक है, बताता हूं। बोथ डायरेक्शन में मूव करता है, यानी ब्लड क्या करता है, ऑर्गन से लेकर के हार्ट की तरफ आता है और हार्ट से ऑर्गन की तरफ जाता है। ये तो हमने पढ़ा था ना कि ये घूम घूम के ऑर्गन से, उंगली से हार्ट के पास आया, हार्ट से घूम करके ब्लड वापस उंगली में गया, फिर आया फिर गया, दोनों डायरेक्शन में। यानी बोथ डायरेक्शन का मतलब है हार्ट टू ऑर्गन, बोथ डायरेक्शन का मतलब है हार्ट टू ऑर्गन एंड ऑर्गन टू हार्ट, दोनों डायरेक्शन में मूव करता है ये। परंतु लिम्फ की बात की जाए तो सिंगल डायरेक्शन में मूव करती है, सिंगल डायरेक्शन में।
एक तरफ ही क्या करती है, मूव करती है, एक ही दिशा में जाती है। कौन सी? ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट। अब होता क्या है, जैसे मसल्स में क्या खिंचाव तनाव वगैरह आता है, तो ये यहां से उठ करके हार्ट में आ जाएगी, हार्ट में आकर के ब्लड में मिल जाएगी और ब्लड में अलग अलग काम करना शुरू, सब चीजें टूट जाएगी। ब्लड में लिम्फोसाइट पहले थी, लिम्फोसाइट की जगह लिम्फोसाइट रह जाएगी, ब्लड में फैटी एसिड मिल करके पावर देना शुरू कर देगा, कोलेस्ट्रॉल वगैरह बनेगा और उसी के साथ में अमीनो एसिड मिल, जो हमने अमीनो से पढ़ा था, वो अमीनो एसिड मिल करके क्या करेगा, वहां पर अपना जो प्रोटीन का काम करना शुरू कर देगा। ब्लड में मिलने के बाद जहां सुपर वेना केवा के आसपास, जो सुपर वेना का इंफीरियर वेना केवा के पास में एक बड़ा सा होल होता है हार्ट में एंट्री करने से पहले, तो वहां जाकर के मिल जाती है। उसके बाद ये ब्लड कहलाना शुरू कर देती है। तो एक ही डायरेक्शन में मूव करती है, ऑर्गन टू हार्ट, यानी ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट, ऑर्गन टू हार्ट, एक ही डायरेक्शन में। उसके बाद में लिम्फ का नाम ही नहीं बचता है, उसके बाद वो कॉमन मिलकर ब्लड ही कहलाता है। ठीक है, आगे अपने पास ये बात की जाए, जो ये लिम्फ जो क्या हमारे पास ब्लड मूव करता है, ब्लड मूव करता है विद द हेल्प ऑफ, विद द ब्लड मूव करता है विद द हेल्प ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स किस सिस्टोल और डायस्टोल से, या कॉन्ट्रैक्शन से या रिलैक्सेशन से, कॉन्ट्रैक्शन से या रिलैक्सेशन से, किससे? विद द हेल्प ऑफ हार्ट एंड ब्लड वेसल्स के कॉन्ट्रैक्शन से या रिलैक्सेशन से, यानी हृदय और रक्त नलिकाओं के संकुचन और शीतलन से इसमें मूवमेंट आता है। बट दूसरा पॉइंट इसके अंदर देखेंगे तो इसमें मूवमेंट किसकी वजह से आता है? मसल्स के, यानी मांसपेशियों के कंट्रक्शन और रिलैक्सेशन से, यानी मांसपेशियों के सिस्टोल डायस्टोल से, यानी मांसपेशियों के संकुचन से और शीतलन से इसमें मूवमेंट आता है। ये मांसपेशियों से आता है और ये हार्ट और ब्लड वेसल से आता है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट दो डिफरेंस थे इसके अंदर है, तो इनको हमें क्या करना है, याद रखना है ये चीजें। ठीक है, ये हमारे पास ये चीजें, तो इसको फटाफट नोट करें, फिर बात करते हैं। और अब आपको एक होमवर्क देता हूं, वो क्या है? SA नोड एंड AV नोड, इन दोनों के बारे में आपने अपने अपने असाइनमेंट सबमिट करवाने हैं। किस पे? दी गई जीमेल पे, अगर आप ऑनलाइन पढ़ रहे हैं तो, या नीचे क्या आ रहा है आपके पास, कोई व्हाट्सअप नंबर दे रखा है तो उस व्हाट्सअप नंबर पे अपनी फ़ोटो खींच के भेजनी है, उनको चेक किया जाएगा, आपको उनका रिप्लाई मिलेगा। दोनों आपके होमवर्क रहेंगे। तो यहाँ पर इस चैप्टर का ये एंड होता है। इसके बाद हम बात करते हैं इसकी डिजीज के बारे में बात करेंगे, और नेक्स्ट वीडियो में करते हैं। धन्यवाद।